नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 पे और मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। जैसा कि हम हर बार एक मुद्दा लेकर आपके सामने आते हैं, ऐसे ही आज एक मुद्दा है पालतू कुत्तों को लेकर, जो कि कभी-कभी ऐसा होता है कि ढंग से उनका अगर रख-रखाव ना किया जाए तो वो काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं, जिसके चलते घर वालों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बीएन यादव, जो पेट्स पॉलीक्लिनिक लखनऊ से हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि उन कुत्तों को रखने के पीछे क्या लक्षण होते हैं, उनको कैसे बचाव किया जा सकता है और भी कई सारी चीज़ों पे आज हम उनसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you so much for inviting me. Myself, Dr. B.N. Yadav from Lucknow Pets Polyclinic, Virat Khand, Gomti Nagar. I am practicing canine and feline practice last 3 years in Lucknow. Before that, I am practicing in Gujarat, Vadodara. So thank you so much for inviting me for this special topic today. डॉक्टर साहब, ये है होता है कि लोग अपने घरों में डॉग्स का पालना बहुत अच्छा मानते हैं और आज के उसमें डेट में ही एक ट्रेंडिंग बनता जा रहा है कि लोग अपने घर में कुत्तों को पालना चाहते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं हो पाती है कि किस तरीके से कौन से कुत्ते, किस नस्ल के कुत्ते हमको पालने चाहिए, तो वो हमको नहीं मालूम चल पाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि अगर डॉग पालना चाहते हैं तो कौन सी ब्रीड का कुत्ता हमको रखना चाहिए। नहीं, सही सवाल है आपका। देखिए, होता क्या है कि आज का जो प्रेजेंट टाइम सिनेरियो चल रहा है, आदमी स्ट्रेस में तो रहता है। किसी को मतलब डिफरेंट टाइप की जो है स्ट्रेस होते हैं, समय नहीं है, लिमिटेशन है, तो फैमिली साथ में नहीं है। तो पेट्स का जो रखने का सबसे मेन जो है कारण ये रहता है कि एज ए इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा आप जानते हैं कि जो डॉग होता है वो सबसे पहले सिविलाइजेशन जब हो रहा था उस दौरान से ये पहला ऐसा जानवर है जो पालतू रूप में जो है, यानी कि इसको जो है घरों में रखा जाता है। पालने में सबसे पहला डॉग यही है, मतलब डॉग ही है जो पाला जाता था। तो इनके अंदर एक सबसे बड़ी जो है जो क्वालिटी कहते हैं या कैरेक्टर कहते हैं कि ये लॉयल होते हैं। ये लॉयल ऑफ द सिंबल है, सिंबल ऑफ द लॉयल्टी के प्रतीक हैं, ठीक है। इसलिए रखते ही इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रही बात कि पालें कैसे, कौन सा ब्रीड पालें, कब पालें, कौन सा ब्रीड नहीं पालना है, तो डिपेंडिंग ऑन द जो है सिचुएशन आप किस पर्पज़ से पाल रहे हैं। क्योंकि इंडिया में होता क्या है, यहाँ पे लोग रख तो लेते हैं पेट, किड्स कहते हैं पापा मुझे पेट्स चाहिए, वो अपना जो है ले लेते हैं, लेकिन आप कहाँ पे रह रहे हैं, एरिया कितनी है आपके पास, उसको कौन हैंडल करने वाला है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। फ़ॉरेन में ऐसा नहीं है, वहाँ पे आप वो पेट रखना है तो सबसे पहले आपको अथॉरिटी के द्वारा वो लेना पड़ेगा, इजाज़त लेनी पड़ेगी कि हाँ हमें ये पेट चाहिए। तो स्पेस के अकॉर्डिंग, आप फ्लैट में रहते हैं, आप कहाँ पे रहते हैं, फैमिली में कौन कौन सदस्य हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर रखती हैं। और दूसरी बात, अगर आप स्मॉल ब्रीड ले रहे हैं तो अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं, छोटी एरिया में रह रहे हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आपने जर्मन शेफर्ड ले रखा है, पिटबुल ले रखा है, हंटिंग या गार्डिंग वाले ब्रीड ले रखे हैं और रेगुलर वो इंडोर रहेंगे, घर में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में जो है स्ट्रेस जनरेट होगा और वो फिर जो है एग्रेसिव होने का पूरी तरीके से जो है फैक्टर बन जाता है। तो हमेशा याद रखें, जब भी कोई भी पेट्स आप परचेज करें तो पहले ये डिसाइड करें कि घर में रखना है या गार्डिंग पर्पज़ से, अगर किसी को फॉर्म लेवल पे रखना है वहाँ पे कौन सी ब्रीड रखना है। तो वो स्मॉल ब्रीड, मीडियम ब्रीड, लार्ज ब्रीड, एक्स्ट्रा लार्ज ब्रीड, बहुत तरह के ब्रीड आते हैं जो है। हाईबियस ब्रीड जैसे सेंट बर्नार्ड है, तो वो घर में नहीं रखने वाला है, मतलब उसके लिए स्पेस चाहिए। अगर आप 10 बाई 10 के घर कमरे में रह रहे हैं, अगर आप पेट उसमें रख लिए तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस और एंजाइटी में जाएगा ही जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो जो है किसी को भी बाइट कर सकता है। तो हैंडल कौन करेगा वो भी ध्यान रखना है। कोई मतलब बच्चा वहाँ पे है, छोटा बच्चा तो नहीं हैंडल करने वाला है, तो एग्रेसिव ब्रीड नहीं रखना है आपको। अगर फॉर्म लेवल पे रखना है तो वहाँ पे आप जो है गार्डनिंग वाले ब्रीड रखिए, जैसे सेंट बर्नार्ड के बजाय और बहुत सारे जर्मन शेफर्ड है, पिटबुल है, डॉबरमैन है, तो इस तरह से जो है आप रख सकते हैं ब्रीड को। और स्ट्रेस क्यों होता है, डॉग काटता क्यों है, उसके भी बहुत सारे कारण हैं।
कि वो किस माहौल में रह रहा है, उसको कोई पेन तो नहीं है, किसी एंजाइटी में तो नहीं है। फीड एंजाइटी हो सकती है, सेक्सुअल एंजाइटी हो सकती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि डॉग जो है किसी माइल्ड पेन में होता है, वो लंबे समय से पेन चल रहा होता है, तो उसकी वजह से भी उसके बॉडी में स्ट्रेस जनरेट हो जाता है और काटने के लिए वो विवश हो जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपने तो बहुत अच्छा एक तो ये है कि अगर कोई कुत्ता पालना चाहते हैं तो उसमें आपको अपनी लोकेशन का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस लोकेशन पे रह रहे हैं और कौन उसकी परवरिश करने वाला है, कौन उसकी देखभाल करने वाला है, तो ये ज़रूरी है। बाकी ये है कि खतरनाक कुत्ते जो होते हैं उनके लक्षण, अगर लक्षण की बात करें तो क्या हम कुत्ते को देख के ये जज कर सकते हैं कि ये कुत्ता जो है खतरनाक है, थोड़ा सा मतलब हार्मफुल है, कि लोगों को हार्म कर सकता है? ऐसा कोई लक्षण भी देखा जा सकता है क्या कुत्तों में? हाँ श्योर, लक्षण दिखाई देते भी हैं। और सबसे बड़ा लक्षण यही है कि क्योंकि ब्रीड जो है बहुत लमसम मैक्सिमम तो 400 प्लस ब्रीड है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रीड ले रहे हैं। उसमें कुछ स्पेसिफिक ब्रीड हैं जो एग्रेसिव नेचर के होते हैं, जैसे कि रॉटवाइलर होता है, ठीक है, पिटबुल हो गया, बुल्ली हो गई, ये सारी जो है काफ़ी ज़्यादा अपने इंडियन जो उसमें रहते हैं, इंडियन स्पिट जो होते हैं वो भी एग्रेसिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको भी गुस्सा आता है। अब गुस्सा आने का कारण क्या है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि डॉग ने बाइट कर लिया। जैसे कभी कभी आप लोग भी देखते होंगे और अक्सर न्यूज़ में भी आता है कि डॉग को लिफ्ट में लिए जा रहे हैं और वहाँ पे दूसरा कोई बंदा था, काट लिया। तो होता क्या है, जब भी जानवर को किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, जैसे हम लोग फैमिली शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को भी थोड़ा बहुत कस्टमाइज होने में समय लगता है कि नई जगह पे जाते हैं। तो वही सेम सिचुएशन एनिमल में भी होता है। जब नई जगह पे जाता है तो थोड़ा सा जो है वो अपने आप को मतलब फियर जब फील करता है, डरा हुआ रहता है, वो एंजाइटी में रहता है। तो एक ये भी कारण है। और रॉटवाइलर हो गए, जैसे जर्मन शेफर्ड हैं, तो थोड़ा तो उनके पास में जाने से पहले या उनको आप ऑब्जर्व करने से पहले तो सतर्क रहेंगे, क्योंकि बाइट कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी जेनेटिक प्रॉब्लम है एग्रेसिवनेस की। लेकिन ओवर एग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा गुस्सा कब करते हैं, वो किस माहौल में पले हुए हैं, वो कितना ज़्यादा उनको, क्योंकि ट्रेनिंग होती है डॉग को, जब भी आप रखें तो बेसिक ट्रेनिंग तो ज़रूर दिलाएं। कम से कम उनको उठने बैठने का, अगर कोई आपके घर में कोई भी गेस्ट आ रहा है तो उसके सामने कैसे बैठेगा, कैसे बोलेगा, तो वो चीज़ें थोड़ा अच्छी हो जाती हैं उसके लाइफ लॉन्ग, पूरे होल लाइफ के लिए। तो ये सारे एग्रेसिव, जैसे अगर डॉग बैठा हुआ है, कभी भी आप ये चीज़ मत जो है सोचें कि हम वहाँ से बगैर उसको किसी तरह से मैनिपुलेट किए निकल जाएंगे। आप जब भी डॉग के सामने से गुजरें तो उसको जैसे हम लोग हाय हेलो करते हैं, तो इस टाइप से अगर जाएंगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ, ये हमारे आसपास ही कुछ प्रेम मोहब्बत की बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप तुरंत यूं ही कोई हार्ड स्टिक या इस टाइप से कर दोगे तो बाइट कर सकता है वो, नो डाउट। और जीन की प्रॉब्लम होती है, कुछ डॉग एग्रेसिव होते हैं, लेकिन एग्रेसिव होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंजाइटी होता है। अगर डॉग लंबे समय से किसी पेन से गुजर रहा है, या फिर डॉग को इंडोर रखा जा रहा है, परमानेंट बाहर नहीं निकालने, वॉकिंग पे नहीं जा रहा है, तो उसकी वजह से भी डॉग को जो है एंजाइटी हो सकती है, गुस्से में आ सकता है और काट सकता है। या फिर सेक्सुअल एंजाइटी, मेल डॉग होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम होती है। 8 महीने के बाद में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा बढ़ता है, तो उसकी वजह से भी जो है मेंटल स्ट्रेस जनरेट होती है और काट सकते हैं। तो जब भी मतलब इस टाइप के जो मेन यहाँ इंडिया में, अपने यहाँ और ख़ासकर लखनऊ टेरिटरी में जो ब्रीड हैं, वो जर्मन शेफर्ड हैं, रॉटवाइलर हैं, डॉबरमैन हैं, ये सब ब्रीड से गुजरने से पहले एक बार थोड़ा सा उसके टेम्परामेंट के बारे में ऑब्जर्व जरूर करें। ठीक है मैम। तो ये तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि मतलब आप जब भी कोई अगर ब्रीड रखने वाले हैं, डॉग की कोई ब्रीड रखने वाले, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक स्टडी भी कर लें। एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक कोई ट्रेनिंग भी उसको अगर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी ये है कि डॉक्टर साहब, अगर हम कोई ट्रेनिंग जैसे दे भी रहे हैं और साथ ही साथ अगर हम उनको अगर अपने घर पे कुछ देखना चाहते हैं, तो उनसे बचाव की क्या उपाय हो सकते हैं? मतलब ये है कि अगर हम बाहर ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, इन केस अगर घर पे ही है या ट्रेनिंग टाइम निकल चुका है, और उस ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग भी अगर कुत्ता ऐसा कोई चीज़ करता है, तो उससे बचाव की क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप पेट्स रखे हैं, इंडोर पेट है, घर में रह रहा है,
तो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है खुद की भी और साथ में सोसाइटी को भी देखते हुए कि आप उसको प्रॉपर वे में रखें। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो मेरे ही बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन लोगों ने बस पेट्स ले लिया, फर्स्ट ईयर में वैक्सीनेशन करा लिया, उसके बाद तो उसका जीवन बीत जाता है, कभी वैक्सीनेशन नहीं कराते। ये बहुत गलत बात है। अभी लाइव घटना हुई थी पिछले शायद 4 दिसंबर की बात है, कानपुर में एक फैमिली थी जिनके पास 2 पर्शियन किटन थे। उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया था। इत्तेफाकवश वो बिल्ली किसी विंडो के माध्यम से बाहर निकल गई और वहाँ के जो स्ट्रीट डॉग था उसने बाइट कर लिया। वो भी पॉजिटिव था रेबीज़। तो उसकी वजह से उस बिल्ली को रेबीज हुआ और बिल्ली ने परिवार में 2 लोगों को काटा, उनको रेबीज हो गया। फिर भी वैक्सीनेशन उस दौरान तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया गया। लास्ट में ये हुआ कि दोनों लोगों की डेथ हो गई। तो ये बहुत मतलब अपनी तो आप वो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो आपके आस पड़ोस में लोग रह रहे हैं उनको भी खतरे में डाल लें। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी पेट्स लें तो उसका एक प्रॉपर वे में हेल्थ चेकअप होता है, रूटीन हेल्थ चेकअप होता है। और वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डॉग की लगभग 30 to 40% बीमारी अगर ये 2 चीज़ें आप प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं तो नहीं होंगी। डिवर्मिंग का शेड्यूल क्या होता है, बच्चे को आप लगभग वही 45 के बाद हम लोग देते हैं और परचेज भी करते हैं। तो डिवर्मिंग का जो शेड्यूल होता है 0 से 3 महीने की एज तक हर 15 डे इंटरवल पे 1 ml पर kg बॉडी वेट के डोज पे मार्केट में बहुत सारी दवाएं हैं सिरप फॉर्म में, वो दी जाती हैं। और जब 3 to 6 मंथ का एज हो जाता है तो उस दौरान जो है 1 मंथ के गैप में इसको किया जाता है। जो मोर देन 6 मंथ एज हो जाता है तो हर 3 महीने पे उसकी डिवर्मिंग होती है। मतलब साल में आपको 4 टाइम डिवर्मिंग करनी होती है। इससे बहुत सारी डॉग की एंजाइटी, स्ट्रेस, जैसे इंडो पैरासाइट होते हैं, बहुत सारे इस तरह के पैरासाइट होते हैं जो पेट के अंदर पाए जाते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं हेल्थ से भी और उसको स्ट्रेस भी देते हैं। तो ये उसकी डिवर्मिंग वाला पोर्शन हो गया। ये ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्ट नहीं लगती है। आप फीड पे बहुत महंगे महंगे फीड खिला देते हैं लेकिन डिवर्मिंग वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा पपी जो है या पेट्स हेल्दी नहीं हो रहा है, तो उसका ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरी चीज़ क्या होती है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन शेड्यूल आप जो भी आपके नियरेस्ट अबाउट वेटनरियन हैं उनसे जाके कंसल्ट करें और वहाँ पे वो बताएंगे आपको कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन। चार्ट तो बहुत ज़्यादा रहते हैं लेकिन हम लोग फाइनेंशियल को देखते हुए उस तरह के वैक्सीन को चूज करते हैं जो सबसे मैंडेटरी हैं, जो कोर डिजीज आप कैनाइन को कवर करती हैं, उनको लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो 45 दिन पे हम लोग लगा देते हैं प्राइमरी डोज, फिर उसके आफ्टर 10 डे पे हम लोग 9 in 1 लगाते हैं और उसका बूस्टर भी लगता है आफ्टर 21 डे। और डॉग जब 3 मंथ का हो जाता है, मतलब 90 दिन का हो जाता है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैक्सीन जो है वो रेबीज़ की होती है। एंटी रेबीज़ के नाम से आती है उसको, क्योंकि वो डेडली एंड जूनोटिक बीमारी है। वो बीमारी अगर किसी को हो जाए, वो बाइट के माध्यम से होती है, मैक्सिमम वाइल्ड एनिमल के माध्यम से ही वो जो है इंसानों में भी आती है। तो उसकी वैक्सीन लगती है 90 दिन पे और उसका बूस्टर फर्स्ट ईयर में हम लोग 2 बूस्टर लगाते हैं 21-21 दिन के इंटरवल पे, समयांतराल पे, ताकि पूरी तरीके से बॉडी में उसकी जो है इम्यूनिटी आ जाए, जनरेट हो जाए। लेकिन यहाँ पे लोग फॉलो नहीं करते हैं। मैं ज़रूर कहूँगा कि रेगुलर आप अपने पेट्स को वैक्सीनेशन कराएं, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आप भी जो है अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, अपने परिवार वालों को भी डाल लें, साथ में जो आपके आस पड़ोस में रह रहे हैं उनको भी डाल लें। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर पेट्स आप रख रहे हैं तो उसको जो है अपने नियरेस्ट जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी है उसके अंडर जो है आप उसको रजिस्टर्ड करा लें, ताकि कोई आस पड़ोस वाला भी आपको बहुत ज़्यादा पैनिक ना कर सके। आपने बहुत अच्छा मतलब एक वैक्सीनेशन शेड्यूल आपने हमको बताया कि जो आपने डॉग्स अगर आपने रखे हुए हैं तो उनका एक वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है। उस बेसिस पे अगर शेड्यूल पे अगर हम उनका वैक्सीनेशन कराते रहते हैं तो काफ़ी सही है कि उससे किसी को हार्म नहीं होता। लेकिन यह है कि डॉक्टर साहब, अगर किसी खतरनाक कुत्ते ने अगर किसी को काट लिया है तो तुरंत हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है तो उस टाइम पे हम तुरंत क्या उपाय कर सकते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है बड़े बुजुर्ग ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि अगर आपने किया है तो वो कुछ एक हल्दी एंड किसी चीज़ का पेस्ट वेस्ट लगाने की बातें की जाती हैं, तो क्या वो कारगर होती है या उसके अलावा भी कोई ऐसा उपाय है जो किया जा सकता है? आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। होता ये है कि गांव में
जो लोकल एरिया है वहाँ पे फर्स्ट एड में मेडिकल फैसिलिटी मिल पाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो हमारे जो बुजुर्गों ने पूर्वजों ने अपने लोकल साइंटिफिक उसमें यूज़ किया उसको। वहाँ पे जो चिली होती है ना, रेड चिली होती है, उसको अक्सर गांव में आजकल भी अभी भी लगाते हैं। उसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। हाँ, बस ये है क्योंकि रेबीज का जो वायरस होता है वो बहुत जो है क्या कहते हैं हीट लेवाइल होता नहीं है वो। उसका कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जब कभी आप रेड चिली को बाइट वाले एरिया पे लगाते हैं तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन काज करता है, जलन काज करता है। तो बॉडी के अंदर जो फाइटिंग सेल होती हैं, जो प्रतिरोधक सेल होती हैं, वो बॉडी में कहीं भी अगर इंजरी हो रही है तो वहाँ पे वो जा करके इकट्ठा हो जाती हैं और उस बीमारी के अगेंस्ट लड़ने में तैयार हो जाती हैं। तो ये इतना कॉन्सेप्ट है मिर्चा वाला, जो चिली वाला कॉन्सेप्ट है। और जब भी अगर किसी को डॉग बाइट हो, इवन दो कोई भी एनिमल बाइट कर रहा है, जैसे बर्ड्स में भी कुछ होते हैं हार्म पहुंचाते हैं, तो आप तुरंत पहले तो जिस जगह पे बाइट किया है उसको लगभग 5 to 10 मिनट टैप वाटर से वॉश करें। कंटिन्यू 5 to 10 मिनट कंटिन्यू उसको वॉश करें। ये WHO की गाइडलाइन भी है। उसके बाद में आप कोई भी वहाँ पे जो आपके पास सॉफ है, डिटॉल है या जो भी सेवलॉन है, अच्छे तरीके से उस एरिया को रब करके धुलें। क्योंकि होता क्या है, ये जो वायरस होता है, विषाणु होता है रेबीज़ का, ये पूरी तरीके से न्यूरोट्रॉपिक होता है। न्यूरोट्रॉपिक इन द सेंस कि ये बॉडी में जो तंत्रिका तंत्र होता है उसी के सिस्टम पे जा कर के इंसर्ट होता है। तो मांसपेशियाँ जब एक्सपोज होती हैं तो उसको वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय लगता है और ये बहुत स्लो प्रोग्रेसिव वायरस है। तो आप अच्छे तरीके से अगर इसको टैप वाटर से जो है वॉश कर देंगे और साबुन से धुलाई कर देंगे, फिर कोई एंटीसेप्टिक लोशन जो भी वहाँ पे है आप बैंडेजिंग कर लेंगे तो लगभग चांसेस नल हो जाते हैं। ठीक है, आप उसके बाद में करेंगे क्या, लापरवाही नहीं करेंगे, तुरंत नियरेस्ट जो भी मेडिकल वहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या जो भी वहाँ पे आपके डॉक्टर हैं, जा कर के उनसे तुरंत अगर बाइट हो गई है तो पोस्ट बाइट का जो है WHO का शेड्यूल है, गाइडलाइन है, उसको आप फॉलो करेंगे। वो 0, 3, 7, 14 और 28 ये डेट पे पोस्ट बाइट रेबीज़ के इंजेक्शन लगते हैं। इनको लेना भी चाहिए। होता क्या है, हम लोग ये बताते हैं कि अगर कोई आपके घर का पेट काट लिया है और वो प्रॉपर वैक्सीनेटेड है, फुल्ली वैक्सीनेटेड है, मतलब 0 रिस्क डिजीज़ जोन में है वो, तो हम लोग कहते हैं कि आप 0, 3, 7 लगवा लीजिए। होता क्या है कि जो रेबीज़ का अगर किसी भी एनिमल को अगर रेबीज़ है या इंसान को रेबीज़ है तो उसमें जो सिम्टम आने का जो एक टाइम होता है वो मिनिमम 10 डे होता है। इस दौरान जो है आने का पूरा चांस रहता है। तो इसलिए 0, 3, 7 का अगर आप डोज ले रहे हैं, उस दौरान जिस डॉग ने बाइट किया है अगर उसको सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो नेक्स्ट डोज जो बचे हुए हैं उनको हम लोग अवॉइड करते हैं कि मत लीजिए, रहने दीजिए। लेकिन अगर कोई वाइल्ड एनिमल बाइट किया है, जैसे रोड साइड का कोई स्ट्रीट डॉग काटा है जिसके हिस्ट्री के बारे में कोई पता नहीं है, उसको वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ है, तो उसमें हम लोग पूरा फॉलो अप करवाते हैं। 28 जो 0, 3, 7, 14, 28 का शेड्यूल डेट है वो फॉलो करवाते हैं। और इमीडिएट टिटनेस का जो इंजेक्शन लगता है वो भी लगवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, मिट्टी का संपर्क होता है तो एक बैक्टीरिया होती है जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटाइनाई, उसकी वजह से भी एक इन्फेक्शन हो जाता है उसके माध्यम से, तो वो भी बड़ा ख़तरनाक होता है। तो उसका भी जो है एंटी टेटनस इंजेक्शन ले लेना चाहिए। तो वैक्सीनेशन ज़रूर फॉलो करें, लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि ये पूरे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है और ये ऐसी बीमारी है कि अभी ना इंसान में ना वेटनरी में कोई इलाज नहीं है। अगर सिम्टम आ गए तो इसका एंड रिजल्ट डेथ है। तो उससे पहले ही वैक्सीनेशन आप करा लें ताकि खुद भी सेफ हो जाएंगे और आस पड़ोस वाले भी जो है बच जाएंगे इस बहुत ही खतरनाक बीमारी से। फिर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एक हमको बताया कि अगर आपको किसी कुत्ते ने अगर काट लिया है तो एट ए टाइम अगर आपके पास में कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है और आसपास में कोई ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, तो उस दौरान आप उस काट जहाँ पे आपको काटा है उस जगह को आप अच्छे से टैप वाटर के साथ में वॉश करें एंड साथ ही साथ कोई अच्छे एक सोप से उसको क्लीन कर लें। आफ्टर दैट फिर आप एक वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा एक उपाय है कि तुरंत आप थोड़ी दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए उसको सेव कर सकते हैं। आगे मैं चाहती हूँ कि जैसे खतरनाक कुत्ते के बिहेवियर में जो अनयूजुअल जो साइन होते हैं उनका क्या मतलब होता है? देखिए मैम, जो खासकर अगर हम स्ट्रीट डॉग की बात करें
तो मैक्सिमम प्रॉब्लम उन्हीं में होती है। जो बाइट का रेशियो आप देखेंगे या डाटा उठा के देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रीट डॉग के बाइट का ही रहता है। तो ये काटते क्यों हैं, कब काटते हैं, और काटते हैं तो उसका मतलब रीज़न क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ा रीज़न जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और अनुभव है, उसमें जो स्ट्रीट डॉग है मैम, अक्सर आप देखते होंगे जब समर का इंटेंस सीजन चल रहा होता है या फिर जब विंटर का सीजन इंटेंस पीक पे हो रहा होता है, उस दौरान जो है ज़्यादा चांस देखने को मिलता है बाइट के। उसका कारण क्या है कि डॉग जब बहुत ही मतलब क्रॉनिक एंजाइटी से सफ़र कर रहा होगा, भाई फीड की तो सबको रिक्वायरमेंट है, भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, तो होता है क्या, जैसे हम लोग तो अपना पर्सनल कर लेते हैं, लेकिन डॉग में जो स्ट्रीट डॉग हैं, रोड साइड के हैं, उनका पेट नहीं भरता है। रियली में यही होता है कि वो भूखे रहते हैं, और जब भूख में रहता है कोई तो उसको स्ट्रेस जनरेट होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं बॉडी में और वो एंजाइटी में चला जाता है। तो एक ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरी कारण ये भी हो सकती है कि अगर कोई डॉग जो है किसी दूसरे डॉग के संपर्क में, क्योंकि इनकी एक टेरिटोरी होती है, एक एरिया डिसाइड होती है। आप देखते होंगे अगर कोई नया डॉग किसी दूसरे डॉग के संपर्क, तो वो तुरंत झगड़ा करने लगते हैं, तो उनमें एक टेरिटोरी होती है। तो उस दौरान अगर कोई नया डॉग नए दूसरे डॉग के एरिया में चला गया तो आपस में जो है वो झगड़ जाते हैं, और जब झगड़ जाते हैं, चाहे हम भी झगड़ें आप भी झगड़ें, तो उस दौरान भी बॉडी में स्ट्रेस हो जाता है। तो उस दौरान अपना माइंड थोड़ा 2-4-10 मिनट के लिए कंट्रोल में नहीं रहता है। अगर उस टाइम मतलब इंटरवल में अगर कोई बंदा पहुंच जाए वहाँ पे, तो रिस्क पे रहता है कि इसको बाइट कर लेगा। तो एक ये भी कारण है कि डॉग बाइट कर सकता है। अगला जो कारण है कि अगर ब्रीडिंग सीजन चल रहा हो, ब्रीडिंग सीजन में होता क्या है, जो कैनाइन और फेलाइन होते हैं, इनमें और भी कुछ एनिमल्स हैं जिनमें एक रासायनिक पदार्थ रिलीज होता है जिसको हम लोग फेरोमोन बोलते हैं। ये ब्रीडिंग सीजन में रिलीज होता है फीमेल के द्वारा। तो उसकी वो होता क्या है, इन्वायरमेंट में घुल मिल जाता है वो। तो बाई ओरोनेजल रूट से जो है दूसरे एनिमल के जो है नाक में यानी नोज में वो जो है इंसर्ट हो जाता है, वो उसको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे ब्रीडिंग का कोई भी मेटिंग जो है पार्टनर है। तो एक वो भी कारण बन सकता है कि उस दौरान स्ट्रेस रहता है ब्रीडिंग सीजन में, तो उस समय अगर कोई आदमी या कोई भी इंसान उसके संपर्क में चला जाएगा, पहचानता नहीं है, एकदम फेमिलियर नहीं है, टच कर लिया, तो भी वो बाइट के रिस्क में आ जाएगा। अगला और भी कारण सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर जब भी आप किसी भी जानवर को अगर खाना, अक्सर भी देखते होंगे कि बहुत एनजीओ वाले जो हैं, अभी कल की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे क्लिनिक पे एक कैट लेकर के आते हैं, वो रेस्क्यू कैट थी। तो उसको उन्होंने शायद कल या परसों रिसीव किया था, वैक्सीन के लिए नहीं आए थे, कुछ प्रॉब्लम थी, चोट उसको लगी थी। तो जैसे वो उठाने लगे, टेल के साइड में पकड़ ली, बाइट कर ली, उसने मेरे सामने बाइट कर ली। मैंने उनको इंजेक्शन भी लगवाया। तो होता क्या है कि एनिमल दो चीज़ों से बड़ा एकदम अपने आप को एकदम कंजर्व करके रखना चाह रहा है। पहली बात कि अगर डॉग है या कैट, अगर दुम एरिया जो इसकी टेल एरिया है ना, वहाँ पे अगर आप टच करेंगे, ये जैसे होता है ना, लोग जाते हैं तो हाँ बॉडी पे थोड़ा लवली पॉइंट ऑफ व्यू से करते रहते हैं, तो टेल एरिया को अवॉइड करें। टेल एरिया छूने पे उनका एकदम दिमाग फिर जाता है, गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी बात, जब भी एनिमल खाना खा रहा हो, यानी कि वो डाइटिंग पे हो, खा पी रहा हो, तो उस समय उसको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा तुरंत। हम लोग भी इस चीज़ से फेस करते हैं, तो उस दौरान भी जो है उसको नहीं जो है इंटरफेयर करना चाहिए। और कुछ प्रॉब्लम और होती है उसमें, जैसे आपका न्यूट्रिशन भी है, अगर बहुत लंबे समय से वो मल न्यूट्रिशन में है, या फिर एकदम इंडोर पड़ा हुआ है, डॉग को कंजर्व करके रखा गया है, या बहुत सारे क्रॉनिक पेन से गुजर रहा है, वो एकदम लेटा हुआ है, तो भी गुस्से में रहेगा, अगर कोई जाएगा छुएगा तो वो काट लेगा। और कुछ डॉग ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली भी जो है बहुत ज़्यादा उनके अंदर फाइटिंग की कैपेबिलिटी होती है, तो कुछ ये भी एक कारण है। इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फ़र्क रहता है कि हार्श इन्वायरमेंट में गुस्सा कर सकते हैं वो। तो फीड एंजाइटी तो सबसे मेन कारण है। यहाँ पे जितने भी आप देखे होंगे डॉग बाइट हुए हैं लखनऊ में या इवन दो एडजॉइनिंग एरिया में, वहाँ पे कारण अगर पता लगाया गया है तो लास्ट में वही चीज़ आई है सामने कि कहीं ना कहीं वो जो है, या तो वो एक्सरसाइज एंजाइटी में थे, या वो फीड एंजाइटी में थे, या फिर सेक्सुअल एंजाइटी में थे, कहीं ना कहीं किसी फैक्टर से वो प्रभावित थे, तभी वो बाइट किए। वैसे आसानी में बाइट करते नहीं हैं डॉग।
डॉक्टर साहब, आप इतनी देर से फीडिंग की बात कर रहे हैं, उनके खाने पीने की बात कर रहे हैं। अगर उनको टाइमली अगर खाना नहीं मिलता है तो वो थोड़े से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे ही अगर घर में जो भी हमने पेट रख रखा है उसकी क्या कोई पर्टिकुलर कोई डाइट प्लान होता है? क्या डाइट प्लान के माध्यम से भी हम उनका जो एग्रेसिवनेस है डॉग्स का, तो क्या हम उसको कम कर सकते हैं? श्योर कम कर सकते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे इंसान हो या जानवर हो। देखिए होता है क्या, डाइट प्लान चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द एज एंड वेट। अगर आपका बच्चा पपी आप लेकर के आए हैं और वो लगभग 0 से 3 महीने के मंथ के इंटरवल में है, तो उस दौरान जो डाइट प्लान होता है कि उसको आप पूरे दिन भर में 5 मील दें। अब क्या दे रहे हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे मैटर डिपेंड करते हैं खाने के उस पर, क्योंकि सब लोगों की कैपेबिलिटी नहीं रहती है कि हाँ वो, क्योंकि पेट्स के जो भी फीड आते हैं वो ठीक ठाक क्वांटिटी में जो है कॉस्टली रहते हैं, तो सब लोग बर्डन नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, अपने इंडियन कल्चर में लगभग 70% डॉग वेजिटेरियन हैं जो घर में रहते हैं। तो वो जब 3 महीने के एज में रहते हैं तो उनको आप 5 टाइम्स जो है कम से कम 5 मील पर डे करें। और जब वेट हो डॉग का, यानी कि लगभग पपी का वेट होना चाहिए 2 से 3 केजी के वेट के रेंज में हो, तो उसको पर मील 40 ग्राम पर मील दे सकते हैं। तो 5 टाइम मील कराएं इस एज के दौरान। जब वो बढ़ जाएगा 3 मंथ से 6 मंथ के इंटरवल में रहेगा तो उसको 4 टाइम जो है कर सकते हैं। खाने का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 घटा सकते हैं। जब उसका एज 6 मंथ प्लस हो जाए तो उसको आप 3 से 2 टाइम पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि होता है क्या ना, ग्रोइंग स्टेज जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो छोटे जब एज रहता है उस समय बालावस्था में ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है। बोन की लंबाई चौड़ाई मांसपेशियाँ सारा सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अच्छी डाइट दें। शुरुआत में प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी होता है ग्रोइंग स्टेज में। प्रोटीन में खासकर अगर आप मार्केट फीड दे रहे हैं तो ठीक है, वो बैलेंस डाइट है, उसमें फुलफिल हो जाएगा। नहीं, अगर आप घर का खिला रहे हैं तो उसमें प्रोटीन डाइट देने का जो है प्रयास करें। जैसे कि पनीर हो गया, पनीर दे सकते हैं, और अंडे दे सकते हैं। अंडे के सिवा आप सोया भी दे सकते हैं। सोया के साथ साथ दही ज़रूर खिलाएं, दही डॉग पसंद भी करते हैं, दही खिला सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खिलाना चाहिए, वो बहुत हानिकारक होती हैं, क्योंकि डॉग वो की बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है। इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका गार्लिक है और दूसरा ओनियन है। ये बहुत ख़तरनाक होते हैं डॉग में। चॉकलेट है, ये सारी चीज़ें नहीं देना चाहिए। तो उसको जैसे जैसे वेट बढ़ता रहेगा तो आप कुछ सप्लीमेंट्री मेडिसिन आती हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी के साथ में, और कुछ एक मल्टीविटामिन का, ये चीज़ें ऐड करेंगे ना तो बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा। स्ट्रेस, जब ग्रोथ अच्छा होगा तो मेंटल विकास होगा, दिमाग भी उसका एकदम हेल्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और गुस्सा भी नहीं करेगा। और उसके साथ प्ले करें। अगर आप लिए हैं तो उसको 10-5 मिनट सुबह शाम मिला करके टाइम दें, उसके साथ खेलें, बात करें। उसको ट्रीट्स आती हैं, उनके माध्यम से उसको आप सिखाने का भी प्रयास कर सकते हैं कि जो लर्निंग फेज होता है डॉग का, वो 6 से 8 महीने में काफ़ी तेज़ी से करता है। 4 महीने से अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो 8 महीने के एज में वेल ट्रेंड हो जाएगा। आप जितने भी मूवियों में देखते हैं या और कहीं भी देखते हैं, आर्मी के डॉग जो होते हैं फुल ट्रेन होते हैं, वो कमांड को फॉलो करते हैं। अक्सर हमारे घरों में जो रहते हैं वो नहीं करते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग उसको ट्रेन नहीं कर पाते। तो बैठे उनके साथ, तो जैसे अभी ये कहाँ गया, भोला गया यहाँ से, अभी इसको हम बता दें कितना बढ़िया ये सीखा हुआ है, शेक हैंड कर लेता है। तो ये चीज़ें ट्रीट के माध्यम से कम बेसिक चीज़ें सिखा सकते हैं, जैसे सीट है, गेट अप है, रन अप है, गो अप है, ये सब पिकअप है, ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो 8 महीने के बाद में फिर वो सीख नहीं पाएगा, उतना ज़्यादा समय आपको मिल नहीं पाएगा कि उसको बैठ के सिखाएं। तो शुरुआत में ही उसको जो है बेसिक चीज़ें सिखाने का प्रयास करें। और स्ट्रेस का एक और फैक्टर जैसे गुस्सा करने का होता है ना, कि अगर बार बार उसको आप हिट करते रहेंगे ना, तो भी डॉग बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तो अननेसेसरी उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट ना करें। एनिमल है, वो बहुत पहचानता है आपको और आपके फैमिली को, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। डिवर्मिंग वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, इसको कंप्लीट करें। बहुत ज़्यादा कास्ट नहीं आता है इसमें, मतलब 5 to 10% टोटल जो इनका खर्चा है, एक्सपेंस है, उसका 5 to 10% आता है केवल एनुअल। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है।
बाकी डॉक्टर साहब इनकी मेंटल हेल्थ को कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरीके से उनको जज कर सकते हैं कि मतलब उसको अभी किस चीज़ के रिक्वायर्ड है। अगर हम मेंटल हेल्थ को अगर मॉनिटर कर लेंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हम काफ़ी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए होता क्या है मैम, एनिमल बिहेवियर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है, क्योंकि बहुत टाइप के जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं। डॉग में स्पेशली मेंटल को रीड करना इतना बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप उसके संपर्क में रह रहे हैं, उसके बिहेवियर से वाकिफ़ हैं, उसके बॉडी पोस्चर, मूवमेंट, अलर्टनेस से आपको जो है अवेयरनेस है, पता है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ गुस्से में है। वो पोस्चर होता है मैम, एनिमल के पोस्चर से, जिसे जो इसके प्रोफेशनल में जिसे हम लोग जुड़े हुए हैं, वो समझ जाते हैं कि किस पोस्चर में एनिमल है तो इसका क्या मेंटल स्टेटस होगा। जब कभी डॉग आप देखते होंगे, डॉग जब बहुत कंफर्ट जोन में रहता है तो वो बैक एरिया में, बॉडी का बैक होता है उस पर लेट जाता है, 4 लेग उसके जो है अपवर्ड हो जाते हैं। तो ये समझ जाइए कि दुनिया का सबसे खुशी टाइम उसका, मतलब खुशहाल टाइम है, बहुत रिलैक्स मूड में है वो। और जब वो टेल वेगिंग कर रहा हो तो दैट्स नीड अ ग्रीड, मतलब उसकी लालच होती है कुछ पाने की, कुछ चांग। जैसे आपके पास अगर कोई भी देसी डॉग या एसी डॉग आके खड़ा होगा तो बैगिंग करेगा, टेल बैगिंग करेगा, तो उसकी ये माइंड में चल रहा होता है कि मुझे भी खाने को कुछ मिलेगा। या फिर जब भी डॉग एकदम अलर्ट पोजीशन में रहेगा, मतलब आगे के जो 2 पैर होते हैं एकदम इरेक्ट पोजीशन में और पीछे के थोड़ा सा लूज, तो ये समझ जाइए कि ये थोड़ा सा जो है मतलब एग्रेसिवनेस की तरफ जा रहा है। टेल के पोस्चर को देख के पता लगाया जा सकता है, ईयर के दोनों पोस्चर को देख के पता लगाया जा सकता है। तो ये ज़रूर है कि आप कम से कम जब भी डॉग के संपर्क में जाएं तो अगर बैगिंग कर रहा है तो इट्स टू बेटर, मतलब ठीक है, माइंड उसका सही है, अगर आपके पास कुछ है खिला दीजिए तो बाइट नहीं करेगा। और एक चीज़ और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, जब भी अगर कभी इस तरह से एनिमल गैदरिंग में आप जाएँ और लग रहा हो कि नहीं हम बचेंगे नहीं बाइट से जो है, तो आप वहीं साइलेंट जोन में चले जाएं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे एकदम हियर एंड देयर ना करें, खड़े रहें, थोड़ा सा जो ओरल कम्युनिकेशन करने का प्रयास करें। 1-2 मिनट अगर ओरल कम्युनिकेशन कर देंगे तो डॉग भी समझ जाएगा कि हाँ ये जो है मेरा जो है एनिमी नहीं है, ये जो है मतलब अच्छा आदमी है, काटेगा मतलब मारेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनके पोस्चर को देख के पता लगाया जा सकता है कि ये किस बिहेवियर में अभी हैं प्रेजेंट टाइम में। वैसे पूरी तरीके से तो स्पेशलिस्ट ही पता लगा सकते हैं कि किस मेंटल स्टेटस में प्रेजेंट टाइम में सफ़र कर रहा है वो। बाकी डॉक्टर साहब अभी जैसे हमेशा कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रीट डॉग या आपके जो पेट डॉग्स की वजह से कई ऐसे केसेस भी हुए हैं जिसके चलते कई बार ऐसे ऐसे कई सारे निर्देश भी दिए गए। हाल ही में अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया है, प्रतिबंध लगाने की भी बातें की हैं और रजिस्ट्रेशन की भी बात की हैं, बहुत सारे ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। तो आपको क्या लगता है किस हद तक वो सही है कि हम इस तरीके से प्रतिबंध लगाना सही है या नहीं है? देखिए मैम, जब तक इस धरती पे इंसान है तब तक जो है जानवर भी रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। केवल ना तो इंसान रह सकता है इस धरती पे, ना केवल जानवर रह सकता है। जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, एनिमल का सोशलाइजेशन बढ़ा है इंसान के साथ साथ पैरेलल जो है, तो इनका भी यूज़ है, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं है, यूज़ है। टाइम टाइम पे गाइडलाइंस आती रहती हैं, क्योंकि इस तरह की हरकतें होती रहती हैं, कभी किसी को बाइट कर लिया, लेकिन कारण पता लगाइए ना कि एनिमल क्यों बाइट कर रहा है, कैसे बाइट कर रहा है। दूसरी बात, हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उन्होंने भी कहा है कि मतलब किसी भी देश की महानता या उसकी जो है गुणवत्ता कैसे पता लगाया जा सकता है कि उस देश में रहने वाले जीव जंतु यानी जानवर का के ऊपर कैसा बर्ताव किया जाता है। कि द ग्रेटनेस ऑफ द नेशन एंड इट्स मोरल ड्यूटी इज जज बाई द वे वेयर द एनिमल्स वॉच वाइट हाउ मच ट्रीटेड। या तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जानवर को अब रखना ना रखना ये अलग बात है, लेकिन जो गाइडलाइंस आती हैं इनको अधिकार मिले हुए हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अंदर इनको भी जीवन जीने का अधिकार है, आप इनको हटा नहीं सकते हैं, कभी नहीं हटा सकते। इनको भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि जानवर को हटा नहीं सकते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रख रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रॉपर वे में इसको रखें, वैक्सीनेशन लगवाएं, डिवर्मिंग करते रहें, प्रॉपर हेल्थ चेकअप, कोई जेनेटिक बीमारी से तो नहीं सफ़र कर रहा है, तो ये जिम्मेदारी बन जाती है। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप खाना खिला रहे हैं, जैसे NGO वाले जो हैं वो खाना खिला देते हैं, लेकिन अब खाना तो खिला देते हो, वहाँ गैदरिंग हो जाती है, लेकिन अब किसी दिन आप मिस हो गया
तो वो तो उस डॉग बेल एक्सपेरिमेंट भी इसी पे पूरी तरीके से प्रूफ है, तो वो भी गुस्से में आ सकते हैं। तो थोड़ा अपने जिम्मेदारी के साथ रखें, और गाइडलाइन तो आती रहती हैं, उसका फॉलोअप भी करना चाहिए। अगर आप डॉग रख रहे हैं तो उसको आप नगर निगम में प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से रखें, ताकि उसका डाटा भी रहे। कोई अगर आपके ऊपर कंप्लेन भी करना चाहे तो आप उसके जो है दायरे में ना आने पाएँ। आप प्रूव कर सकते हैं कि हाँ मेरे डॉग को वैक्सीन लगी हुई है, प्रॉपरली सेफ़ है, कोई जूनोटिक बीमारी से वो जो है सफ़र नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं। और डॉग हो या कोई भी जानवर हो, ये इकोसिस्टम तभी बैलेंस है जब एनिमल और इंसान दोनों एक दूसरे के पूरक रहेंगे तभी। तो हटा नहीं सकते हैं। और क्या कहते हैं, एनिमल प्रिवेंशन टू क्रुअल्टी रूल का भी एक कॉन्सेप्ट है कि जानवर को आप जो है अननेसेसरी पेन नहीं दे सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और जो है एनिमल बॉडी है भी, वो इस पे काम भी कर रही है। तो ज़्यादा मतलब नहीं ऐसे करना चाहिए कि ये अवॉइड नहीं करना चाहिए। हाँ ये है कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो तो उनको नेसेसरी पेन भी न दो। वो मतलब डेट्स टू लाइफ, सबको जीवन जीने का अधिकार है। तो ये है मैडम। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ के पेट्स पॉलीक्लिनिक से डॉक्टर BN यादव, जिनसे आज हमने पेट्स डॉग पे बात की। इन्होंने हमें बताया कि पेट्स डॉग जितने भी होते हैं वो अमूमन ऐसे ही नहीं काटते। अगर उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है या अगर वो भूखे होते हैं, उसी के चलते वो डॉग बाइट करता है, अदरवाइज वो बाइट नहीं करते हैं। बाकी उन्होंने आगे के जो खतरनाक डॉग्स पे भी उन्होंने बोला कि उनको रखने का एक माहौल होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है कि अगर उस एटमॉस्फेयर पे उनको नहीं रखा जाता है तो वो थोड़े से हाइपर हो जाते हैं। अगर आप ऐसे ही कोई डॉग रखना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने एटमॉस्फेयर का ध्यान रखें, साथ ही उसकी कौन परवरिश करने वाला है इसका भी ध्यान रखें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हाईकोर्ट ने जिस तरीके से आदेश जारी किए गए हैं उसके चलते आप अगर उस डॉग का रजिस्ट्रेशन करा कर अगर आप अपने साथ में रखते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आगे जब कोई भी अगर उस पर अगर आपके ऊपर कोई भी अगर कोई क्लेम करता है तो आप उससे सेफ हो सकते हैं। तो ऐसे ही और जानकारी के साथ बने रहिए TV24 के साथ में। नमस्कार।